स्टूडेंट आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज साइंस का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं हम। तो देखिए उसी कड़ी में हमने क्या पढ़ा था, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिएगा इसमें कुछ और कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपके सामने एक ये मिरर है, एक ये समतल दर्पण है, ठीक है ना, एक ये प्लेन मिरर है। मिरर के सामने आप खड़े हो। अब मिरर के सामने जब आप खड़े होगे, समझिएगा ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने आप खड़े हो, ये मिरर के सामने आप खड़े हो तो मिरर में आपकी एक शैडो बनेगी, परछाई बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वो समझ लेते हैं ये यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है ऐसे। तो देखिएगा इसमें इस बात को समझिएगा, जैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि समतल दर्पण से कोई ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो बताइए ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस बात को समझिएगा आप, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो जो उसका प्रतिबिंब या जो उसका इमेज बनेगा वो भी समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी में ही अंदर बनाएगा, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या हो गया कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए 50 और 50 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें आप क्या सीख सकते हो कि जैसे आप समतल दर्पण की ओर आ रहे हो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो जो आपकी इमेज है वो भी समतल दर्पण की ओर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आती हुई दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे इसका क्या होता है, तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है ना। जो वस्तु की चाल होती है वो प्रतिबिंब के चाल के ही जो वस्तु के चाल के बराबर ही प्रतिबिंब की चाल होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से 50 सेंटीमीटर की है तो उसके इमेज की भी दूरी कितनी बनेगी, अंदर 50 सेंटीमीटर ही बनेगा। और अगर पूछ ले ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप टोटल दूरी कह दोगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल इस पर यह पूछा कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की, देखिएगा पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इस बात को मैंने आपको लिखा है कि आप लिख लीजिएगा कि जिसका भी प्रतिबिंब देखना है, जैसे यहाँ पे कोई 6 फीट का इंसान खड़ा है, 6 फीट का इंसान खड़ा है, तो आपको दर्पण कितने फीट का लगाना पड़ेगा, उसकी हाइट का आधा, मतलब आपको दर्पण लगाना पड़ेगा 3 फीट का। इस बात को समझिएगा। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ से देखो तो ये अपने फेस से अगर यहाँ से ऐसे अपने फेस को देखेगा तो ये लाइट जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। अगर ये इन आंखों से अपने पैर को देखेगा तो यहाँ से ऐसे लाइट जाएगी और टकरा के फिर से इसकी आंखों में चली जाएगी। तो देखिएगा रियल में मिरर का कितना यूज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे रियल में सिर्फ इतना ही मिरर का यूज़ हो रहा है ना, रियल में सिर्फ आधे मिरर का यूज़ आपने किया। तो अगर मान लें व्यक्ति की हाइट 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर का है, सॉरी व्यक्ति की हाइट अगर 6 फीट है तो मिरर कितने फीट का यूज़ कर रहे हैं हम, देखिए आधा ही मिरर तो यूज़ हो रहा 3 फीट का। तो ये तो बेसिक हो गया। और आप जानते हैं मैथ्स में एक थ्योरम है जिस तरह से ये प्रूफ होता है कि अगर इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये लाइन अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये हमेशा 3 सेंटीमीटर की होती है, इसकी आधी होती है। तो देखिएगा सेम यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगता है मैथ्स का, जिस वजह से हम आधी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, लिखिएगा यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ करती है, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब एवं वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जैसे सिंपल सा ये कह रहा हूँ कि देखिएगा ये कोई ऑब्जेक्ट है,
ये v स्पीड से चल रहा है, तो आपका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपके इस साइड आएगा, सापेक्ष आएगा, इसके सापेक्ष इधर आएगा, तो ये भी v स्पीड से होगी। तो दोनों को आप जोड़ोगे तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, तो यहीं तक सर करो। देखिएगा, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपसे क्वेश्चन आता है कि दो दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बन जाए, या दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। या आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो देखिएगा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। आपको हेडिंग डालना है नंबर ऑफ इमेजेस या प्रतिबिंबों की संख्या। देखिएगा क्या होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ, ठीक है ना, संख्या, तो बराबर होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जैसे मैं क्वेश्चन आपको एक बोलूँ यहाँ पे कि दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये ऐसा बन रहा है 90 डिग्री का कोण। देखिएगा, ये जो 90 डिग्री है इसी का मतलब है थीटा, यही है थीटा। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 360 अपॉन थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करोगे 90, माइनस यहाँ पे क्या करोगे 1। देखो 0 से 0 कर गया, 9 एक कम में 9, 9 छक्के 36, तो 4 में माइनस 1 करोगे तो 3, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक सवाल आप और लिखेंगे कि दो दर्पण के बीच अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो दो दर्पण के बीच अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप कहोगे सर 360 अपॉन 60 माइनस 1। देखो 0 से 0, 6 कम में 6, 6 छाके 36, तो 6 माइनस 1 कितना बन गया 5, मतलब उनके बीच कितने इमेज बनेंगे। तो आप कहोगे सर उनके बीच 5 इमेज बनेंगे। लेकिन इसमें दो केसेस में क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिमेट्रिक केस या समरूपता, इसका मतलब समझते हैं। देखिएगा, सिमेट्रिक केस का मतलब क्या होता है, आप समझिएगा बात को। ये जो दोनों आपने क्वेश्चन किए ना, ये सिमेट्रिक केस के ही क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आपसे असमरूपता या इसिमेट्रिक पूछे तो इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले सिमेट्री को समझते। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, या मैंने एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है ना, 90 डिग्री के एंगल में अगर मैं यहाँ पे इसकी एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक का काम क्या होता है, उस कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, उसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। देखिएगा, तो 90 डिग्री के कोण में अगर आपने ये कोण समद्विभाजक खींचा तो मतलब ये इसको 45 डिग्री और ये 45 डिग्री में बांट देगा, इसी को आप कहते हो कोण समद्विभाजक, क्योंकि ये पूरा एंगल ही 90 डिग्री का था। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, जो दो चीज़ों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे उसी को कहते हैं समरूपता। जो दो चीज़ों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे उसी को कहते हैं समरूपता। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दो दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, तो आप हमेशा समझो कि ये समरूपता का ही क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब आपसे वो असमरूपता का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हमेशा असमरूपता मेंशन की जाती है क्वेश्चन में, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो दर्पण के बीच 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो असमरूपता के आधार पर उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो देखिए, मैंने कहा असमरूपता, असिमेट्रिक, मैं इसकी बात कर रहा हूं, असिमेट्रिक या असमरूपता, इसके आधार पे बन रहा है और कितना कोण दिया है, थीटा बराबर दिया 120 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि यही फॉर्मूला तो आप यही लगाओगे 360 अपॉन 120 माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे, देखो 0 से 0, 12 कम में 12 त्यहीं 36, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो जो दो आंसर आता है ये किसके रूप से आता है, समरूपता के रूप से आधार पे आता है। लेकिन आपको अगर असमरूपता के आधार पे आंसर देना है तो वहाँ पे जो आंसर आपका निकलेगा, जैसे आपने निकाला 2, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। असमरूपता में आप लिख लीजिएगा इस कंडीशन में कि असमरूपता के आधार पर हमेशा आंसर विषम संख्या में होना चाहिए। असमरूपता के आधार पर जो आंसर होगा आपका हमेशा वो विषम संख्या में होगा। तो देखिए, जब आपने इसको सॉल्व किया था तो पहले ही 3 आ गया था ना, पहले ही 3 आ गया था, मतलब विषम संख्या आ गई थी, तो हमको इसमें 1 माइनस नहीं करना था।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब किस केस पे, असमरूपता, एसिमेट्री के केस में, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा मतलब वो समरूपता का क्वेश्चन होगा और आप उसमें ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में असमरूपता लिखेगा मतलब आपसे असमरूपता के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, आंसर हमेशा किस में दोगे, ऑड नंबर या विषम संख्या में ही अपना आंसर निकालोगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, देखिएगा यहाँ पे आप 360/60 अगर मैं कहूँ इसको असमरूपता के बाद में, तो देखो तो आप कहोगे सर अगर मैं इसमें असमरूपता में निकालूं तो 360/60, तो देखो 0 0 6 कम में 6 6 आगे 36, अब आंसर 6 आ गया हमारा। तो 6 एक सम संख्या है ना, तो हमें इसे विषम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें 1 माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 असमरूपता के आधार पर, ठीक है ना। समरूपता में तो इसका आंसर 5 होना ही है, ठीक है सर।